हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो हमारी जो सीरीज चल रही है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश की, तो जो आपकी आगामी परीक्षा होने वाली है, उसी के संदर्भ में यह टेस्ट सीरीज मैं चला रहा हूँ। प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गए हैं और यहाँ पर हम आपको प्रश्नों के साथ व्याख्या देते हुए चलते हैं। जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, वे भी यहाँ शामिल करते हैं और संभावित प्रश्नों को भी शामिल किया जाता है। अभी केवल हम 15 प्रश्न लेके आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास या तो वीडियो की संख्या बढ़ाई जाएगी या तो प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नियमित रूप से आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा तक आपके पास इतिहास, भूगोल, विज्ञान, प्रत्येक सामान्य अध्ययन के विषय से संबंधित इतनी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि आपकी परीक्षा आसानी के साथ जो क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं, प्राचीन इतिहास से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं मध्यकालीन इतिहास की ओर। आज से हम प्रारंभ करेंगे जो भी मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में प्रश्न देखेंगे, फिर उसकी व्याख्या देखेंगे। हमारे पास 3 से 4 सेकंड का वक्त होता है जब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद 3 से 4 सेकंड का समय होता है। उस दौरान आप अपना सही उत्तर चुन लिया करें। तो चलिए, पहला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है? हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं और अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों के लिए मैंने यह प्रयास किया है कि दोनों छात्र हमारे साथ साथ चलें। हम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम केवल हिंदी को। अंग्रेजी माध्यम के छात्र यहाँ पर उन प्रश्नों को साथ साथ देखते चल सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को हिंदी समझ में आती है और वे समझ सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो बगल में आप अंग्रेजी भी देखते चल सकते हैं। तो चलिए, 4 विकल्प में कौन सा है? पहला है सुबुक्तगीन, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा मोहम्मद गौरी और चौथा अलप्तगीन। सही विकल्प आप चुन लीजिए, उसके बाद हम सही विकल्प बता, आप अपना विकल्प चुन लीजिए, उसके बाद मैं सही विकल्प आपको बता रहा हूं। आपने अपना सही विकल्प चुन लिया होगा, आशा करता हूं। यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आप बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में यूपीएसएससी की बात करें या फिर आप पेट परीक्षा की ही क्यों ना बात कर लें, यहां पे खास बात होती, कुछ प्रश्न विवादित तो हो ही जाते हैं। प्रश्नों को जटिल बनाने के क्रम में कभी कभी प्रश्नों के साथ तमाम प्रकार की त्रुटियां देखी जाती हैं। उसमें कभी कभी छात्रों का भी नुकसान होता है और कभी कभी फायदा भी हो जाता है। इस प्रश्न के संबंध में कुछ विवाद है। प्रश्न जो है त्रुटिपूर्ण है क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं है, न होकर फिरदौसी है। ठीक है, यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था फिरदौसी। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी। जब फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी, इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्तराबादी फरिश्ता था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा था, बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? किसने? आपके पास 4 विकल्प हैं, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन या अलाउद्दीन खलजी। 4 विकल्प हैं आपके पास, फटाफट आप अपना उत्तर सही बता दीजिए। तो आपने सही उत्तर चुन लिया होगा, अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई, मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की एकताओं के में भी
सेना की टुकड़ियां तैनात की। एकता मतलब क्या होता था? यह इकाई होती थी छोटी छोटी, जो राज्य की छोटी इकाइयों में गिनी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? प्रश्न पूछा गया है और बार बार पूछा भी जा रहा है। हमारे पास विकल्प है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल या फिर भीम द्वितीय। सही विकल्प आप चुन लीजिए फटाफट। उसके बाद हम बता रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जयचंद, उत्तर बी। देखिए एक चीज बता दूं आपको, यहां पर हम प्रश्न केवल 15 रखते हैं, लेकिन जो इसकी व्याख्या होती है उससे आप मान के चलिए कि आपके 15 से 16 प्रश्न और तैयार होते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो एक साथ आपको 30 प्रश्न एक साथ तैयार हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या देखो, जो इतिहास है, चाहे वह प्राचीन इतिहास मान लीजिए, चाहे मेडाइवल इंडिया, चाहे मध्यकालीन इतिहास मान लीजिए, और चाहे आधुनिक इतिहास मान लीजिए, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। अगर आधुनिक भारत की मान हम बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुछ बदलाव आता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछ लेगा, या नक्सलवाद के बारे में पूछ लिया, क्षेत्रवाद के बारे में, तो वे सभी प्रश्न ज्यादातर संघ लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स में कभी कभार या मेंस में तो ज्यादातर पूछा जाएगा। लेकिन आपकी इन परीक्षाओं के लिए इस तरह के प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन हाल में पेट की परीक्षा हुई, इसको देखते हुए आपको अच्छे से तैयार रहने की आवश्यकता है। कोई भरोसा नहीं आयोग किस तरह का प्रश्न पूछेगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी तथा कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? स्वयं को खलीफा का सहायक बलबन ने कहा था ऐसा, या कैकूबाद ने, या फिर जलालुद्दीन खलजी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प आप फटाफट अपना बता दीजिए। वही 3 से 4 सेकंड है आपके पास। तो चलिए सही विकल्प आपने चुन लिया होगा। यहां विकल्प ए सही है, बलबन। यहां 3 की जगह ए हो जाएगा, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, टाइपिंग एरर। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद का निर्माण करवाया। इसकी दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, असिस्टेंट ऑफ कैलिफा कहा इसने अपने आप को। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? बताइए, 4 विकल्प हैं आपके पास। पहला है, कह रहा है कि आगरा, लाहौर, बदायूं या फिर दिल्ली। तो सही विकल्प यहां कौन सा होगा? यहां पर चौथा विकल्प सही होगा, दिल्ली। दिल्ली जो है इसकी राजधानी थी। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। शीघ्र ही उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, चूंकि प्रश्न में राज्यकाल में राजधानी पूछा गया है, अतः उत्तर दिल्ली ही होगा। यहां पर देखिए फिर विवादित प्रश्न आ गया। तो यह ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या करेगा, जो भी विकल्प दिए रहेंगे उसमें 2 भी सही हो सकते हैं। तो जो आपको सबसे नजदीक लगे उसको चुन लीजिएगा। या फिर जैसे आपने डिटेल पढ़ा है, डिटेल में वहां लाहौर भी है और दिल्ली भी है। तो अगर लाहौर भी है तो लाहौर मार दीजिए, अगर दिल्ली है तो दिल्ली टिक लगा दीजिए। तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यह आदत बहुत आम है। चलिए अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करवाना है। सूचियों के नीचे कूट दिए गए हैं, कूट से उत्तर चुनना है। एक तरफ स्थल का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ वहां के राजा। जैसे दिया गया रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात। रणथंभौर के आगे दिया है कर्णदेव, इधर राजा राय रामचंद्र, हमीरदेव और राणा रतन सिंह। रणथंभौर किससे संबंधित है? रणथंभौर संबंधित है हमीरदेव से। चित्तौड़ के आगे है एक्सप्लेनेशन, लेकिन यहां पर चूंकि कूट नहीं दिया गया है इसलिए आपको यहां बता दे रहा हूं। चित्तौड़ किससे संबंधित है? चित्तौड़ से राजा रतन सिंह संबंधित हैं। और देवगिरी से कौन संबंधित है? राजा राय रामचंद्र जी। और गुजरात से कौन संबंधित है? कर्णदेव जी संबंधित हैं। यहां पर आप देखिए मिलान सही दिया गया है।
रणथंबोर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा रामचंद्र जी, गुजरात कर्णदेव जी। अगला है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? किसने कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन खिलजी। देखिए क्या होता है, यहाँ स्ट्रांग लिख गया है, ठीक है। आप यहाँ से हिंदी से मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि आयोग कहता है कि अगर हिंदी या इंग्लिश में किसी में कन्फ्लिक्ट होता है तो हिंदी का इंग्लिश का वर्जन मान्य होगा, लेकिन मैं कहता हूं अगर इनमें दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो हिंदी का वर्जन मान्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए तो मैं ही आयोग हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये चीज मान के चला करिए कि यहाँ पर हिंदी वाला वर्जन प्योरली मतलब शुद्ध होगा निश्चित रूप से, इसमें कोई कमी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की जगह बलबन समझ लीजिए। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है मुबारक खिलजी, सी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया। मलिक काफूर कौन था? कमेंट करके आप लोग बताइए, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं, जिसको पता है वो पहले बता दीजिए कमेंट में। तो क्या होता है कि इससे एक चीज पता चलता है, आपका रिवीजन भी चलता रहता है। मलिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान इसने खरीदा था, मलिक काफूर को, और इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता, एक हिंजड़ा था। बाद में कैद से मुक्त हो यह सुल्तान बना, सुल्तान घोषित कर दिया, और अन इमाम उल हमाम तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण किया इसने। बाद में यह कैद से मुक्त होकर सुल्तान बना, उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक था, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, ये जो शकी यहाँ लिखा है तो यहाँ पे सी हो गया है, देखिए किसी तरह ये ही होगा। ही वॉज डिक्लेयर्ड द सुल्तान बाय बिकमिंग द सुल्तान एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ द एन इमाम उल हमाम एंड कैलिफ कैलिफतुल्लाह, ठीक है, खलीफतुल्लाह ये हो जाएगा। निम्नलिखित में किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? आपके पास 4 विकल्प हैं। बलबन ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इनमें से किसने किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इस्टेब्लिश द दीवाने अमीर कोही डिपार्टमेंट? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह? किसने किया था? सही विकल्प आप बताइए फटाफट, फिर हम बताते हैं इसका क्या होगा। तो इसका सही विकल्प जो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसको एमबीटी के भी शार्ट नाम से जाना जाता है, कभी कभी आपको याद करने के लिए आसानी होगा, एमबीटी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए, यहां मोहम्मद होगा, उन्नति के लिए विभाग, एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही, कभी कभी आपको क्या मिलेगा, अमीर कोही विभाग केवल लिखा मिलेगा, ठीक है, अमीर ए कोही केवल यही मिलेगा, तो भी समझ लीजिएगा कि ये पूरा नाम है। इसकी स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना। निरपको नहीं होगा, यहाँ कृषकों होगा, ठीक है, कृषकों को। तो इसका काम क्या था? यहाँ पे आप देख सकते हैं, द मेन टास्क ऑफ द डिपार्टमेंट वाज द ब्रिंग मोर लैंड अंडर एग्रीकल्चर वर्क बाय गिवन डायरेक्ट असिस्टेंट टू द फार्मर। यहाँ पे देखिए, बल्कि सही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अगला है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो किसने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की स्थापना की थी उस जमाने में? तो ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। किसने किया था? 4 विकल्प है, बलबन ने किया था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश द एम्प्लॉयमेंट ऑफिस? किसने किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? यहाँ पे हमारा विकल्प डी सही है, अर्थात फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य जन की भलाई के लिए कुछ परोपकार किए। नियुक्ति के लिए एक रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक डिड सम philanthropy of the good of the common man. He tried to solve the problem of unemployment by the opening an employment office for appointment of the appointing as many people as possible after a thorough investigation of the qualities and the qualifications of every human being. ठीक है, तो यह जो है
एक अच्छा कदम था उस समय का। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? पीडब्ल्यूडी। आज भी आप लोग जानते होंगे, आपके आसपास अगर कोई सड़क बनती है तो आप देखते हो पीडब्ल्यूडी का बोर्ड लगा रहता है। इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? आपके पास चार विकल्प हैं। फरोज तो सही विकल्प यहां पे क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेट अप द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो यहां पे देखते हैं सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद थे। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट was the first established by the Firoz Shah Tughlaq during the Sultanate period. It is said that Firoz built 300 new cities, Faridabad, Hisar, Firozpur, Jaunpur, Firozabad, and were prominent among two cities inhabited by him. अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? चार विकल्प हैं आपके पास। आगरा की बलबन ने, या बहलोल लोदी ने, या सिकंदर लोदी, या फिर फिरोज तुगलक ने? किसने किया था? फटाफट कमेंट करके बताइए। आपका यहां पे विकल्प, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड आगरा? बलबन, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिरोज तुगलक? तो यहां पे डी विकल्प हमारा सही होगा, सॉरी सी विकल्प सही होगा, मगर सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी जो है उसने बसाया था। यहाँ पे डिटेल देखिए, बाद में इसका जो है इंग्लिश वर्जन है वो अगले पेज में है, चूंकि एक्सप्लेनेशन काफी बड़ी थी। बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण था निजाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया। जुलाई 1489 1489 में निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया। इसने अपनी राजधानी बनाई इसे। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप तौल का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय आरंभ हुई थी। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। हमारा एक टीजीटी पीजीटी का भी ग्रुप चलता है, हिंदी में हम उसमें क्विज कराते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि बच्चे शाम में क्विज कराते हैं। आप में से अगर कोई टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करते हैं तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें बच्चों के कमेंट आते रहते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इंग्लिश वाला है, आप चाहें तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान इज नोन टू एबॉलिश टैक्सेस ऑन फूड? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी? तो कौन अन्न के ऊपर से कर हटाने के लिए जाना जाता है? सिकंदर लोदी को जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात, मुस्लिमों से लिया जाने वाला संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं, बताते हैं। सिकंदर लोदी यूज्ड a uniform yard for measurement of land, which became famous as Gaj Sikandari. This yard was
later used by Sher Shah and Akbar. During their regime, I did Sultan Sikandar Lodi abolished zakat, property tax collected from Muslims from grains. All historians describe to prosperity of the Sultan during his regime. कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट। 8 मंत्रियों को कहा जाता था, 8 तेलुगु कवियों को, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता। Who were the अष्ट जियांट्स इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय? अष्ट जियांट का मतलब यहाँ अष्टदिग्गज ही होगा, इंग्लिश में भी अष्टदिग्गज ही जनरली लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। कृष्णदेव राय शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। आंध्र भोज दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रमुख थे, जो संस्कृत तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी प्रमुख रचनाएं स्वारोचित, संभव और मनुचरित है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्त माल्यदा है, जो तेलुगु भाषा के महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। यह जो अमुक्त माल्यदा है, जैसे चाणक्य की लिखित ग्रंथ रचना है अर्थशास्त्र राजनीतिक विषय पे, उसी तरह से यह भी एक ग्रंथ है। उन्होंने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उनके समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली बताया। ध्यान रखिएगा, यहीं से प्रश्न बना देगा कि बाबर ने किसका जो है जिक्र अपनी आत्मकथा में की थी, किस शासक की। तो यह प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश का वर्जन है, आप इसे पढ़ सकते हैं या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है 14वां। अब्दुल रज्जाक विजयनगर से आया था। विजयनगर आया था, किसके शासनकाल में आया था? अब्दुल रज्जाक केम टू विजयनगर ड्यूरिंग द रिजिन ऑफ देवराय, ड्यूरिंग द रिजिन ऑफ देवराय द्वितीय, ड्यूरिंग द रिजिन ऑफ द कृष्णदेव राय। किसके शासनकाल में आया था? वीर विजय के राज्यकाल में। 4 विकल्प हैं आपके पास। देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय, जिनका कार्यकाल था 1422 से 1446 तक के शासनकाल में विजयनगर आया था। द पर्सियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द संगम डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर केम ड्यूरिंग द reign of 2022 to 1446। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का हमारी। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? 4 विकल्प हैं आपके पास। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। आप सही विकल्प बताइए फटाफट। आपके पास वही 3 से 4 सेकंड का समय है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। अलाउद्दीन खिलजी। बाकी सबका है। लास्ट का आप कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में जानते होंगे। फिरोज शाह तुगलक ने अंतिम 2 मंजिलें बनवाई थी ऊपर की, और इसमें संगमरमर वगैरह जड़वा दिया था। इसी के शासनकाल में इस पर बिजली गिर गई थी, तो इसका जो क्षतिग्रस्त हुआ था, तो उसके बाद इसने 2 मंजिल और इस पर चढ़वा दी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा 5 मंजिला इमारत है। हालांकि गोलाकार पूरी तरह नहीं है, ना इसको हेक्सागोनल कहेंगे ना ऑक्टागोनल कहेंगे। इस तरह से इसकी इमारतें बनी हुई हैं। इस तरह से आकृति, कभी अगर आप में से कोई गया होगा तो आप जानेंगे इस तरह से बनी हुई है, सितारे की आकृति में। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस कारण फिरोज ने 4थी मंजिल का पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराया। कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन। इट वाज द स्टार्टेड बाई ऐबक एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द reign ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। इट वाज द नेम कुतुब मीनार आफ्टर द फेमस
सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. It is a circular and a five-story building. During the reign of Firoz Shah Tughlaq, its fourth floor was severely damaged, due to which Firoz rebuilt the fourth floor as well as the fifth floor. Thus, in Qutub Minar, five floors were built the people of place of four floors, which still exists today. Sultan Alauddin Khilji did not contribute the construction of Qutub Minar. तो यह हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न था. मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में मध्यकालीन इतिहास से. आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाने का प्रयास करिए. इसके साथ साथ बता दूं आपको, हमारे चैनल पे अब कई सारी करंट अफेयर्स की वीडियो आती हैं और बहुत जल्दी हम एक रिव्यू लेके आ रहे हैं. हमारे चैनल पे बने रहिए और दोस्तों तक पहुंचाते रहिए. थैंक यू सो मच.